कल हमने डिफरेंट मॉडल्स की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी कि उनको कैसे सेट करना है अपने एजेंट एसडीके में। तो आज हमारे जो कुछ टॉपिक्स रह गए उनको देखते हैं। ओपन पीआई की डॉक्यूमेंटेशन। तो हमने अभी काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। एजेंट्स, एजेंट रनिंग, उसके सेशंस, स्ट्रीमिंग, वुमेन इन द ग्रुप, टूल्स, एमसीपी, हैंडऑफ, ट्रेसिंग, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट पढ़ लिया है, गार्डन पढ़ लिए हैं, ऑर्केस्ट्रेटिंग पढ़ लिया है, यूसेज मॉडल्स। तो अब लेकिन हमने जब एमसीपी को पढ़ रहे थे तो उसका थोड़ा सा हिंट दिया था, हमको आइडिया दिया था वो कैसे काम करता है। तो आज इसकी डेप्थ में जाएंगे हम लोग कि एमसीपी है क्या। अगर इसको कुछ सर्च भी कर लें एमसीपी क्या होते हैं। बेसिकली जो एमसीपी है ये स्टैंडर्डाइज है हाउ एप्लीकेशन एक्सपोज टूल्स। ये एक स्टैंडर्ड है जो शो करवाता है कि जो डिफरेंट एप्लीकेशन है दुनिया में वो अपने टूल को एक्सपोज कैसे करती हैं एंड कंटेक्स्ट टू लैंग्वेज मॉडल्स। अब ये जो एमसीपी है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ये एक प्रोटोकॉल है। लेकिन दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, फेसबुक है, एप्पल है, अमेजोन है, गूगल है, नेटफ्लिक्स है, गिटहब है, तो उनके मल्टीपल हर चीज़ का फंक्शन है उनके लिए। अब गिटहब पर रेपोजिटरी बनानी है, उसका एक फंक्शन है। अब उधर कोई प्रोफाइल चेंज करनी है, एडिट करनी है, कोई नया सेक्शन ऐड करना है तो उसका एक फंक्शन है। अब गिटहब का गूगल का कैलेंडर है उसको यूज़ करना है, उसका एक फंक्शन है। तो वो बड़ी बड़ी कंपनीज उन्होंने इतने अच्छे अच्छे फंक्शन बनाए हैं। तो ज़ाहिर है जब वो फंक्शन बनाती है किसी काम को करने के लिए, लाइक लिंक्डइन पर पोस्ट करने के लिए कोई फंक्शन बना रहे हैं, फेसबुक पर पोस्ट करने के लिए कोई फंक्शन बना रहे हैं। अब हमने भी इस तरह की कोई ऐप बनाई है तो हमने भी उधर पोस्ट क्रिएट करनी है, यूजर को ऐड कर अलाउ करना है, वो कमेंट करे, वो लाइक करे, पोस्ट को एडिट करे। लेकिन अब उस तरह की कोडिंग नहीं कर सकते जो बड़ी कंपनी करती है, उनकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा है, वो इतने एफिशिएंट है उनके टूल्स जो हैं। तो अब हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वो कंपनीज ऐसा करती हैं कि उन्होंने ऐसा किया है कि उनके जितने भी फंक्शंस हैं ना, लाइक गिटहब के, गूगल के, जितने भी उन्होंने फंक्शन बनाए हैं उन्होंने उनका एक एमसीपी प्रोटोकॉल बना लिया है। एमसीपी पर उनके लाइक गिटहब का एमसीपी है ना, तो उस पर गिटहब के जितने भी फंक्शंस हैं वो पड़े हुए हैं। गूगल के एमसीपी है तो उसके जितने भी फंक्शन है वो गूगल के एमसीपी पे पड़े हुए हैं। फेसबुक का एमसीपी है तो जितने भी फेसबुक के फंक्शन है वो फेसबुक के एमसीपी पर पड़े हुए हैं। अब इधर देखें तो फेसबुक एमसीपी सर्वर, और उसके बाद अगर देखें गूगल, अब गूगल का एमसीपी आ गया, इनके जितने फंक्शन है उनकी डिटेल वगैरह उन्होंने इधर बताई हुई है सारी। कस्टम नोड कॉलिंग नहीं होगी, ये एमसीपी के थ्रू, हम एमसीपी के थ्रू इनके फंक्शन को कॉल करते हैं। और ये अब गिटहब की एमसीपी है, ये इसके जितने भी टूल है वो कॉल करना फ्री है हमारे लिए। लेकिन गूगल का कोई फंक्शन कॉल करना है, उन्होंने इतना पैसा लगाया गूगल के वो फंक्शन बनाने में, इतने एक्यूरेट है, उनके रिसोर्स यूज होंगे तो वो फ्री में अलाउ नहीं करेंगे, वो पेड होंगे। फेसबुक के फंक्शन कुछ फ्री होंगे कुछ पेड होंगे, तो गिटहब ये ओपन सोर्स है तो इसके फंक्शन फ्री है। अब गूगल के एमसीपी में इसके 11 कंट्रीब्यूटर्स, इन लोगों ने ये एमसीपी को बनाया है। अब इधर फेसबुक का आ गया, तो फेसबुक का एमसीपी सर्वर इसके 2 कंट्रीब्यूटर हैं, ये सारा बताया हुआ है कि a model context protocol server implementations that provide Facebook page interaction and management capabilities। अब ये सर्वर है फेसबुक का जो पेज इंटरेक्शन है और पेज मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज अलाउ करता है, उस तरह के वो फंक्शन में अलाउ करता है। दिस सर्वर इनेबल्स ऑटोमेटेड पोस्टिंग, इसका कोई ऐसा टूल कॉल करेंगे अपने कोड में तो जब वो कोड चलेगा तो ऑटोमेटिक हमारे पे पोस्ट कर देगा। हम उसे कहेंगे कि मेरे लिए पोस्ट क्रिएट कर दो
तो LLM चलेगा, एजेंट चलेगा, वो पोस्ट लिखेगा, मेरे बारे में उसे कोई टेक्स्ट दूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली पोस्ट मेरी फेसबुक पर जाके हो जाएगी। तो कैसे होगी? WCID वगैरह एपीआई की जो चीज़ें चाहिए होगी वो उसे दूंगा। और कमेंट मॉडरेशन, अगर हमारा एजेंट ऑटोमेटिक कमेंट्स भी कर दे पोस्टों में। एंड कंटेंट रिट्रीवल, ये कंटेंट को रिट्राइव भी करेगा। अब उसके कुछ टूल्स हैं, पोस्ट टू फेसबुक, फेसबुक पे पोस्ट करने के लिए ये टूल यूज़ कर सकते हैं। रिप्लाई टू कमेंट, कमेंट पे रिप्लाई करने के लिए रिप्लाई टू कमेंट ऑन स्पेसिफिक पोस्ट, पोस्ट आईडी, कमेंट आईडी और मैसेज मिलेगा हमारी प्रोफाइल से तो वो कर देगा। अब गेट पेज पोस्ट, एक पेज की जितनी पोस्ट है वो गेट कर लेगा। ये इनके फंक्शंस हैं। अब फेसबुक ने ऐसा फंक्शन बनाया है कि जो पेज पर जितनी पोस्ट है वो गेट कर ले, तो हमने भी करनी है, हमारी भी ऐसी एप्लीकेशन है, तो हम इसको यूज़ कर लेंगे, खुद कोड नहीं लिखेंगे। तो खुद कोड लिखना वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा, सिक्योरिटी इशूज़ आएंगे। अगर हम ज़्यादा अच्छे डेवलपर नहीं है तो फिर भी इशू होंगे, अगर अच्छे डेवलपर है तो हमारा काफ़ी टाइम लगेगा। तो अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम इनको पे करके ये वाला यूज़ कर लेंगे, कोड भी कम लिखना पड़ेगा। अब तो अब इसका आगे आ गया फिल्टर नेगेटिव कमेंट्स। तो अब जब ये फिल्टर नेगेटिव कमेंट्स हम अगर इसका खुद कोड लिखें तो काफ़ी हमारे लिए मुश्किल होगी, कुछ सर्चिंग होगी, इस तरह के फिल्टर लगाने पड़ेंगे कि अगर कोई नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं मेरी पोस्ट पर तो वो मैं आइडेंटिफाई कर लूँ। तो लेकिन अगर हम फेसबुक का करेंगे तो ये काफ़ी सिक्योर होगा, एडवांस होगा और एक्यूरेट होगा। अब डिलीट पोस्ट और डिलीट कमेंट, अब सेटअप के लिए इसको सेटअप कैसे करना है उन्होंने कहा है फेसबुक पेज का एक्सेस टोकन ले, उसकी आईडी ले और ये उधर हमने डार्क ईएमपी लगा दें। उसके बाद ये कोड वगैरह उन्होंने बताया कि कैसे लगाना है। अगर गूगल के एमसीपी पर जाएं तो दिस रेपोजिटरी कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ गूगल ऑफिशियल मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर्स। अब ये सर्वर्स हैं जिनके पास मल्टीपल फंक्शंस पड़े हुए हैं। गाइडेंस ऑन हाउ टू डिप्लॉय एमसीपी सर्वर टू गूगल क्लाउड, गूगल क्लाउड पे हम अपने हमारे खुद भी बना रहे हैं तो वो कैसे हमने उसको डिप्लॉय करना है। एंड एग्जांपल्स टू गेट स्टार्टेड, अभी मोड एमसीपी सर्वर्स। तो अब ये काफी सारे इसके सर्वर हैं, बिग क्यूरी, कुबरनेट्स इंजन, कंप्यूट इंजन और ओपन सोर्स एमसीपी सर्वर्स हैं उसके, फायरबेस, क्लाउड रन और काफी सारे गूगल क्लाउड स्टोरेज और एग्जांपल्स हैं उसके कुछ रन एंड एमसीपी सर्वर गूगल क्लाउड। तो ये उसके गूगल का एमसीपी है। और उसके बाद अगर हम देखें गिटहब का, गिटहब का एमसीपी सर्वर आ गया। और क्या है, नेटफ्लिक्स का एमसीपी सर्वर आ गया। और माइक्रोसॉफ्ट का एमसीपी सर्वर, फेशियल एमसीपी सर्वर। अब ये सारी कंपनी ने अपने जितने भी उनके फंक्शन थे, जो भी वो काम कर रही थी, लिंक्डइन, अगर लिंक्डइन तो नहीं काम करती लिंक्डइन, तो वो कॉस्टली है और वो सिक्योर है काफी, तो वो अलाउ नहीं करती। बाकी जो बड़ी बड़ी कंपनी है उन्होंने ये कर दी है कि अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो उनका जो कोड है वो यूज कर सकते हैं। कोड मतलब के उनके टूल्स को एमसीपी के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, सिंपल एमसीपी इसकी जो एपीआई जो चीज़ें चाहिए, जिस तरह एपीआई लगाते हैं, जो चीज़ें इसे ऑथेंटिकेशन के लिए चाहिए वो देंगे। अगर ये पेड है, जिस तरह एपीआई को पे करते हैं उस तरह ये भी होगा। एमसीपी 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 ये इनका पूरा सर्वर है जी। अच्छा, जो टेम्पल का जो कोड होगा, तो अब टेम्पल सेट है तो उसके उसने बहुत सारे उसके भी फंक्शन, बहुत सारा कोड लिखा हुआ है जावा का। नहीं, वो एमसीपी नहीं है, वो कोड एमसीपी नहीं है। एमसीपी ये खुद
बनाया जाता है, जितने भी फंक्शन है उनको सेपरेट सेपरेट करके उनको पब्लिक को यूज करना अलाउ कर देते हैं। लाइक हमारी मेरी वेबसाइट में मतलब कि 100 से ज़्यादा फंक्शन है, तो अब मैं एक ऐसा मैनेजर बनाऊंगा, ऐसी वेबसाइट बनाऊंगा जो अगर आपने सम का फंक्शन करना है तो सम के फंक्शन को यूज करना आपको अलाउ कर देगी। वैसी मैनेजमेंट करूंगा ना उन सारे फंक्शन के ऊपर, कोई और बंदा उसे यूज कर सके। वो कोड एज अ खुद एमसीपी नहीं होगा, वो टूल्स होंगे, और टूल को जो मैनेज करता है वो एक एमसीपी है, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है कि बात करने का तरीका। इस तरीके को हम यूज करेंगे उन टूल के साथ बात करने के लिए। एमसीपी एक तरीका है उन टूल्स को यूज करने का हमारी वेबसाइट में, हमारी कोडिंग में। समझ आ रही है? उनका एमसीपी नहीं होगा तो हम नहीं यूज कर सकते, हमें उसका कोड खुद निकलना पड़ेगा किसी चीज का एमसीपी नहीं है। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनी ने अपने एमसीपी बना लिए हैं, क्योंकि अगर वो नहीं बनाती तो उन्होंने पीछे रह जाना था। कुछ कंपनी बना रही है, कुछ नहीं बना रही। जो नहीं बना रही थी उन्होंने भी सोचा कि हमें भी बनाना चाहिए। ये भी एक पैसे कमाने का तरीका है उनके लिए। और अब इसमें क्या है कि एमसीपी इज एन ओपन प्रोटोकॉल दैट स्टैंडर्डाइजेस हाउ एप्लीकेशन प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट टू एलएलएम्स एंड थिंक ऑफ एमसीपी लाइक अ यूएसबी पोर्ट फॉर एआई एप्लीकेशंस। अब ये यूएसबी पोर्ट है, ये पोर्ट हम अपने लैपटॉप पे लगाएंगे तो हम किसी डिवाइस को यूज कर सकते हैं, यूएसबी लगाते हैं। तो इसी तरह अगर हम एमसीपी को लगाएंगे अपनी ऐप में तो वो टूल्स को यूज कर सकते हैं। Just as USB-C provides a standardized way to connect your devices, हमारा जो कोड है to various peripheral and accessories, MCP provides a standardized way to connect AI models to different data sources and tools. MCP हमें एक अच्छा वे देता है AI मॉडल को कनेक्ट कर सके डिफरेंट टूल के साथ। अपने एजेंट को, अपने AI मॉडल को कोई टूल कॉल करेंगे और हमारा जो एलएलएम है उसको यूज करेगा उसके रिस्पॉन्स को, उसको प्रोसेस करने में। अगर मैंने कोई रिक्वेस्ट, कोई प्रॉम्प्ट दी है, अब मैंने और कोई टूल ऐसा नहीं बनाया तो उसका गूगल का अच्छा सा टूल पड़ा हुआ है वो काम करने के लिए, तो मैं एजेंट कहूँगा मुझे ये काम कर दो। तो एज अ जो एमसीपी है वो मैंने इस एजेंट को बताया होगा ये वाला एमसीपी है मेरे पास, तो एजेंट उस एमसीपी को यूज करेगा और मुझे उसका एमसीपी। अब एमसीपी के पास मल्टीपल, गूगल का एमसीपी उसके पास बहुत सारे फंक्शन है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे गूगल पर एक फॉर्म क्रिएट कर दो, एक इवेंट क्रिएट कर दो। मैंने प्रॉम्प्ट दी, वो एजेंट के पास गई। अब एजेंट के पास एमसीपी है, अब उसे ये पता है कि ये वाला एमसीपी है और कौन सा टूल की अवेलेबिलिटी है उसके पास। जो टूल मैं उसे बताऊंगा वो टूल को कॉल कर सकते हैं। अब मैंने कहा गूगल कैलेंडर में मेरा इवेंट क्रिएट कर दो, तो रिक्वेस्ट गई एजेंट के पास। एजेंट के पास एमसीपी था। अब वो उसके गूगल के एमसीपी पर गया और मैंने उसे ये भी बताया कि कैलेंडर इवेंट क्रिएट करना है, तो मैंने उसे एक्सेस दी हुई है, उसे बताया हुआ कि आप कैलेंडर का इवेंट क्रिएट कर सकते हो, तो वो क्रिएट कर देगा। और अब ये एजेंट पाइथन एसडीके, जो एजेंट्स का पाइथन एसडीके अंडरस्टैंड मल्टीपल एमसीपी ट्रांसपोर्ट्स, बहुत सारे एमसीपी को सपोर्ट करता है जो पाइथन है। अब this lets you reuse existing MCP servers or build your own to expose file systems, HTTP और connector backend tools to an agent। अब जो पाइथन का जो एजेंटिक एसडीके है वो हमें अलाउ करता है कि हम किसी और कंपनीज के एमसीपी यूज कर लें या अपना एमसीपी भी बना सकते हैं हम लोग, और उसके बाद उनकी आपस में रिक्वेस्ट कैसे करनी है, रिस्पॉन्स कैसे करना है एमसीपी के सर्वर को, तो उनको कनेक्ट कैसे करना है, तो पाइथन में ये सारी चीजें अलाउ करता है। अब इसके बाद चूज एन एमसीपी इंटीग्रेशन बिफोर वायरिंग एन एमसीपी सर्वर इनटू एन एजेंट, डिसाइड वेयर द टूल कॉल शुड एग्जीक्यूट एंड व्हिच ट्रांसपोर्ट यू कैन रीच। उससे पहले हमें क्या करना है, हमने इन सारी चीजों को पढ़ना है अच्छे से। डिसाइड करें कि वेयर द टूल कॉल शुड एग्जीक्यूट, टूल कॉल ने कहां पर यूज होना है, एंड व्हिच ट्रांसपोर्ट यू कैन रीच, वो टूल ने कहां पर यूज होना है, उस टूल को यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और उसको कैसे उस टूल को रीच आउट करना है। अब मैं काम करना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कि वो गूगल के एमसीपी पे है या फेसबुक के एमसीपी है, तो मैंने ये पहले आइडेंटिफाई करना है।
फिर उसके पास गूगल के हज़ारों फंक्शन है, हज़ारों टूल्स हैं। अब मैंने देखना है कि वो टूल कहाँ पर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो किस नेम से एग्जिस्ट करता है। अब ये डिफरेंट वे एमसीपी को यूज करने के। पहले है होस्टेड एमसीपी सर्वर टूल्स विया होस्टेड एमसीपी टूल। अब ये क्या करता है, लेट ओपन एआई रिस्पॉन्सिव एपीआई कॉल। रिस्पॉन्सिव एपीआई क्या करती है, ये जो एडवांस ओपन एजेंट एसडीके उसके साथ कंपेटिबल है। तो कॉल है पब्लिकली रीचेबल एमसीपी सर्वर ऑन दी मॉडल्स भी आ, तो मॉडल के साथ कनेक्ट होके वो इसको यूज करेगी। अब ये जो है ये होस्टेड एमसीपी सर्वर है। होस्टेड मतलब कि जो गूगल का एमसीपी है वो होस्टेड है, गिटहब का होस्टेड है। तो अगर हम अपने क्रिएट करें तो वो हमारे लोकल भी चलेंगे। अगर उनको कई बार होस्ट कर दें किसी क्लाउड पर, फिर वो भी होस्टेड हो जाएंगे। होस्टेड मतलब कि वो ऑलरेडी क्लाउड पे पड़े हुए हैं। क्लाउड मतलब कि जो चीज को हम यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आ गया connect to stable HTTP servers that you run locally or remotely. अब उसके बाद आ गया ये स्ट्रीमेबल HTTP MCP सर्वर्स या MCP सर्वर स्ट्रीमेबल HTTP। अब ये क्या है, ये भी होस्टेड है। अब इसके भी लाइक गूगल का MCP है तो वो भी होस्टेड है, लेकिन जब हम इसके एमसीपी के जो टूल्स हैं उसको यूज करेंगे तो उसको स्ट्रीमेबल। स्ट्रीम का मतलब है कि अगर हमने उस टूल को रिक्वेस्ट भेजी है तो वो 10 मिनट लगा रहा है रिस्पॉन्स जनरेट करने में, तो हम उसको स्ट्रीमेबल कर लेंगे। मतलब कि वो जैसे जैसे रिस्पॉन्स क्रिएट किया जाएगा हम उसको गेट किए जाएंगे बैकएंड पर। ये इसका मतलब है स्ट्रीमेबल। एचटीटीपी वो उसको इंटरनेट पे बात करने का तरीका उसके थ्रू। और आगे नेक्स्ट है HTTP विद SSE MCP। अब ये भी होस्टेड MCP को यूज करता है, लेकिन ये SSE इसका प्रोटोकॉल है HTTP का जिसके थ्रू ये बात करता है, ये भी स्ट्रीमेबल होता है। इसको भी हम जैसे जैसे वो बात करेगा ये लाइव होता है। लाइक अगर हमने किसी अपने डैशबोर्ड में किसी वेबसाइट में हम लाइव चाह रहे हैं कि हमारा जो यूजर इंटीग्रेट हो, तो फिर हम उसे ये SSE जो MCP है ये यूज करेंगे। लेकिन जो स्ट्रीमेबल है ये लाइव के लिए नहीं है, लेकिन जैसे जैसे रिस्पॉन्स क्रिएट करता है वो बैकएंड में आ ही जाता है। और उसके बाद लॉन्च ऑफ STDIO MCP सर्वर, लॉन्च द लोकल प्रोसेस एंड कम्युनिकेट ओवर STD इन STD आउट। अब ये क्या है, जब हम अपना लोकल पे सर्वर बनाते हैं MCP सर्वर, तो वो कैसे काम करता है, उसको हम इनपुट देते हैं वो आउटपुट लेता है। STDIO STD इनपुट और STD आउटपुट, तो हम उसको कंसोल में इनपुट देते हैं और कंसोल में उसकी आउटपुट को गेट करते हैं। अब इनको वन बाय वन अगर देखें तो अब एजेंट लेवल MCP configuration. In addition to choosing a transport, you can tune how MCP tools are prepared by setting agent.mcp config. अब इधर क्या कर रहे हैं, हमने सिंपल एजेंट बनाया है नेम, लेकिन अब हमने उसे बताना है कि हम सर्वर कौन सा यूज कर रहे हैं, MCP सर्वर, और उसके बाद ये इसकी एट्रीब्यूट है और उसके बाद हमने वो सर्वर लगा देना है। अब ये सर्वर क्या है, सर्वर वो है जो हमने MCP कनेक्ट किया हमारी ऐप के साथ, उसका एक सर्वर बना लेंगे MCP कनेक्ट करके, और उसके बाद हमने उस MCP पर जो जो टूल यूज करने हैं वो नीचे डिफाइन कर रहे हैं। ये इसकी कुछ क्वालिटी है, लाइक ट्राई टू कन्वर्ट MCP टूल स्कीमा टू स्ट्रिक्ट जेसन स्कीमा। अगर जो MCP का जो टूल है वो जिस तरह का डाटा ले रहा है दे रहा है, हम उसको जेसन स्कीमा में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम करेंगे कन्वर्ट स्कीमा टू स्ट्रिक्ट इक्वल टू ट्रू। उसकी कॉन्फ़िगरेशन में हम ये सेट कर देंगे, अगर वो अलाउ करेगा वो वाला टूल हमें। और उसके बाद इफ नन MCP टूल फेलियर्स आर रेज्ड एज एक्सेप्शन इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग मॉडल विजिबल एरर, तो हमें एक्सेप्शन रेज कर देगा। नहीं तो अगर कन्वर्ट करना
चाह रहे हैं तो लेकिन वो अलाउ नहीं करता जेसन को जेसन में कन्वर्ट करना, तो हमें एरर मिल जाएगा। और अब ये कुछ उसकी एग्जांपल है, कन्वर्ट स्कीमा टू स्ट्रीट इज बेस्ट एफर्ट, बिकॉज स्कीमा कैन नॉट बी कन्वर्टेड, ओरिजिनल स्कीमा इज यूज्ड। अगर हम ये ट्रू कर देंगे तो फिर वो अलाउ नहीं करता, तो ओरिजिनल स्कीमा यूज हो जाएगा उस टूल का। हम ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, ताकि जो आउटपुट में जेसन फॉर्म में आए तो उसको प्रोसेस करना हमारे लिए आसान होगा समझना। तो हमें नहीं पता कि वो टूल किस तरह डाटा ले रहा है, दे रहा है, कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। और अगर फेलियर एरर फंक्शन कंट्रोल्स हाउ एमसीपी टूल कॉल फेलियर्स आर सरफेस टू मॉडल, अब वो फेलियर को कैसे हैंडल करता है ताकि वो खुद फेलियर को भी हैंडल कर सके। और उसके बाद होस्टेड एमसीपी सर्वर टूल्स। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज के जो एमसीपी उनको यूज कैसे करना है हमने। अब ये क्या है, होस्टेड टूल्स पुश द एंटायर टूल राउंड ट्रिप ऑनटू ओपनएआई इंफ्रास्ट्रक्चर। अब उनके जो टूल्स है वो ओपनएआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर देंगे, उसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे ताकि हम उनको यूज कर सकें, अगर वो ओपनएआई के साथ कंपेटिबल है उनके जो एमसीपी है। इंस्टेड ऑफ योर कोड लिस्टिंग एंड कॉलिंग टूल्स, द होस्टेड एमसीपी टूल फॉरवर्ड्स द सर्वर लेबल और टूल रिस्पॉन्सिव एपीआई, वो रिस्पॉन्सिव एपीआई के थ्रू बात करेगा। The model is the remote server tools and works them without an extra callback to your Python process. अब वो उस एमसीपी पर जितने भी टूल्स हैं वो उसके पास अवेलेबल होंगे, और जो उसने कॉल करना है वो रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग, यूजर की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उसको कॉल करेगा उस टूल को। लाइक मैं अपनी रेपो का लिंक दे रहा हूँ गिटहब की रेपोजिटरी, उसे कह रहा हूँ कि मेरी रेपोजिटरी में किस तरह का डाटा है, इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज हुई है, तो उसके लिए उसे जो रिक्वायर्ड टूल्स है उसको कॉल कर लेगा, उसके बाद सारे टूल की एक्सेस होगी। और hosted tools currently work with OpenAI models that support responsive API hosted MCP integration. अब अगर बेसिक देखें, बेसिक hosted MCP टूल कुछ एग्जांपल इसके डिस्कस करें तो क्रिएट अ hosted tool by adding hosted MCP टूल। अब ये हमने किधर से इंपोर्ट करना है, एजेंट से, to agents tool list the tool config dictionary mirrors the JSON you would send to REST API। अब ये कोड है, ये क्या कर रहा है, GitHub की एमसीपी को यूज कर रहा है। ये कैसे, सिंपल, हमने एजेंट से एजेंट इंपोर्ट किया, रनर इंपोर्ट किया, लेकिन हम साथ में कोई होस्टेड एमसीपी सर्वर भी यूज करना चाह रहे हैं, तो फिर हम होस्टेड एमसीपी टूल को इंपोर्ट कर लेंगे। और उसके बाद बाकी ये सिंपल हमारा एजेंट है, तो एजेंट को जब डिफाइन करते हैं उसका नेम एजेंट का और उसका जो टूल्स है, इंस्ट्रक्शंस है, वो सारा कुछ ऐड करते हैं। तो इधर टूल्स में क्या हमने बताया है कि कोई होस्टेड एमसीपी टूल को यूज करना है किसी को, अब वो कौन सा टूल है उसकी कॉन्फ़िगरेशन में बताएंगे। अब कॉन्फ़िगरेशन में टाइप क्या होगी, होस्टेड जो एमसीपी टूल यूज करना है वो एमसीपी होगा, और वो सर्वर लेवल मतलब के है तो एमसीपी, लेकिन वो किसका एमसीपी यूज करना है, गिटहब का करना है, गूगल का करना है, फेसबुक का करना है, तो हम लेबल में बता देंगे। और इसके बाद सर्वर यूआरएल, अब ये उसका बेस यूआरएल है, ये उस लिंक पे जाएगा और उसे पता तो होना कि नेम तो बता दिया, लेकिन उसको यूआरएल भी देंगे कि ये वाला यूआरएल यहाँ पर वो एमसीपी एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद रिक्वायर्ड अप्रूवल लेवल, इसका क्या मतलब है कि जब हमारा ये चलेगा तो ये कह रहा है कि क्या यूजर से अप्रूवल चाहिए इस एमसीपी को यूज करने से पहले, लाइक ह्यूमन इन द लूप, तो पूछते बार का यूजर से कि ये काम करना चाहिए कि नहीं। अगर वो सेंसिटिव है तो हम इधर कर देंगे ऑलवेज, अगर वो करंट के लिए है तो इधर कर देंगे वंस। अभी गिटहब का एमसीपी ये कौन सा सिक्योरिटी रीजन ज्यादा नहीं है, तुमने इधर नेवर किया हुआ है। अब रिजल्ट अवेट, तो इसको कॉल किया, तो इसको चलाएं, तो इस कोड को सिंपली कॉपी पेस्ट करते हैं और जो चीज मांगता है वो से प्लॉट करते हैं।
अब गिटहब का एमसीपी है, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। इधर हमने क्या करना है, पाइथन एमसीपी डॉट पी। Which language is this repository written in? I don't have access to the specific repository, क्योंकि हमने उसे कोई repository दी नहीं है। अब कोई repository पकड़ते हैं, उसे पूछते नहीं है किस तरह की repository है, इसे कोई अपनी repository के बारे में पूछ लेते हैं। अब सिंपल किसी भी पब्लिक रेपोजिटरी का लिंक पकड़ेंगे और इसे पूछेंगे ये किस तरह की रेपोजिटरी है, विच लैंग्वेज इज दिस रेपोजिटरी रिटन इन, इसे पूछते हैं किस लैंग्वेज में लिखी हुई है दिस रेपोजिटरी, और इधर उसको पेस्ट कर देते हैं विच लैंग्वेज दिस और व्हाट टाइप ऑफ दिस रेपोजिटरी। What type of this repository is? इसे दोबारा बोलते हैं। तो अब ये क्या करेगा, जब इसे ये वाला इसका लिंक भी दे दिया है एमसीपी, इसने एमसीपी यूज करना है और कौन सा सर्वर, गिटहब यूज करना है, गूगल यूज करना है, फेसबुक करना है, इधर उसका सर्वर बता दिया, उसके बाद उसका यूआरएल दे दिया। अब इसके मैंने उसे कहा है कि मेरी रेपोजिटरी का रीड करो, बताओ ये किस तरह की है, वो उसको रीड करेगा। अब गिटहब के मल्टीपल गिटहब के फंक्शन है, टूल्स हैं, तो जो रेपोजिटरी को रीड करने के लिए उसको टूल चाहिए होंगे, उसको कॉल कर लेगा और रिजल्ट आ जाएगा। Based on the URL you provided, this repository is mostly like a GitHub profile need be. उसे पता चल गया कि ये यूजर की जो मेन प्रोफाइल वो वाली है। अब यार इस वाई on GitHub your user creates a repository with the same name as the query user name। उसे पता चल गया कि ये यूजर की जो प्रोफाइल वाली रेपोजिटरी वो है, और उसके बाद इसने और क्या बताया है, समरी बताई है उसको, दिस रेपोजिटरी इज इंटेंडेड फॉर क्रिएटिंग अ स्पेशल प्रोफाइल रीडमी, और उसके बाद उसने सारा जो कंटेंट है उसको रीड करके उसकी समरी दी है। अब अगर हम खुद इसका कोड लिखें तो काफी बार टफ हो सकता है, सिक्योरिटी रीजन हो सकती है, उसके एरर मैनेज करने पड़ सकते हैं। क्लियर है ये गिटहब का एमसीपी कैसे यूज करना है। सर्वर लेवल जी जी। अब गिटहब का जो एमसीपी है उसका नेम बताया है इसने, वो जिस नेम से एग्जिस्ट करता है वो इधर बताया हुआ है। इसका बेस यूआरएल, बेस यूआरएल नहीं कहते जिस तरह एपीआई के साथ, उसका बेस यूआरएल क्या होगा। अब इसे अगर और पूछे इसमें और ऑटोमेशन क्या कर सकता है वो गिटहब का एमसीपी यूज करके, लाइक हाउ मच complexity and how much more tasks I can do with GitHub MCP। तो उसे पूछ लेते हैं and for me in फाइल, उसे कहते हैं उसी फाइल में कुछ और फंक्शन ऐड कर दो ताकि हम उनको भी टेस्ट कर लें अपनी रेपोजिटरी को देख के कि वो काम किस तरह करते हैं। अब
उसके एमसीपी सर्वर की जो रूल्स है डॉक्यूमेंटेशन उसको जाकर रीड कर रहा है, फिर देखेगा कि वो कौन कौन से टूल को लॉक करता है, उसके बाद वो कुछ कोड ऐड करेगा यहाँ पर। उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन को रीड कर रहा है। अब देखते हैं उसने क्या क्या कोड ऐड किया है गिटहब का एमसीपी यूज करके, कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी देगा नीचे। A task you can do with GitHub MCP, what type of repo is this, उसकी लाइब्रेरी क्या है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ऐप क्या है, अब वो किसकी लैंग्वेज को देख सकता है, वो किस लैंग्वेज में लिखी है, अब वो रीडमी को और प्रोजेक्ट को समराइज कर सकता है हमारे प्रोजेक्ट को। और उसके बाद लिस्ट टॉप लेवल फाइल्स और की डायरेक्टरीज, जो हमारी सबसे अच्छी फाइल है और डायरेक्टरीज उनको देख सकता है। फाइंड वेयर एक्स इज इम्प्लीमेंटेड एंड वेयर कंफिग लाइव, अब अगर हम पूछें कि हमारा ये वाला कोड कहाँ पर है तो उसको फाइंड करेगा। वेयर द मेन कमांड्स बिल्ड टेस्ट रन, एक्सप्लेन हाउ टू कंट्रीब्यूट टू रन लोकली, सर्च डॉक्स lm.txt रीडमी, तो सारी चीजें सर्च भी कर सकते हैं। इधर इसने कुछ बताया भी है हमें, अंडरस्टैंड दी रेपो और समराइज कर सकते हैं, एक्सप्लोर स्ट्रक्चर कर सकते हैं, किसी रेपोजिटरी की स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास और उससे कुछ डाटा हमारे पास है हमारी रेपो में तो उसको फाइंड कर सकते हैं अगर काफ़ी बड़ी रेपो है हमारे पास, और उसकी डॉक्यूमेंटेशन को चला सकते हैं। उसके बाद उसने कुछ कोड क्रिएट किया है गिट एमसीपी, अगर वन बाय वन देखें तो योर रेपो डिफॉल्ट क्वेश्चन, अभी उससे कंसोल में क्वेश्चन पूछ रहा है साथ में, क्वेश्चन व्हाट लैंग्वेज इज दिस रिटन इन, और git mcp repo open a codex, list the top level files and briefly summarize the readme। अब open a codex की वो इस URL पे जाएगा जो उधर उसने दिया है उसको सर्वर URL, और उसके बाद वो इस रेपो को देखेगा इसमें क्या लिखा हुआ है। अब थोड़ा टाइम लगेगा उसको प्रोसेस करने में। यार क्या कर रहे हो आप लोग, एक्टिव होकर बैठो ना। दिस दी टॉप लेवल फाइल्स, अब उसने सारा बता दिया है। अब मैंने कहा था लिस्ट दी टॉप लेवल फाइल्स एंड ब्रीफली समराइज दी रीडमी, तो उसने क्या किया, टॉप लेवल फाइल्स जो उस रेपोजिटरी में कोडेक्स वाली में एग्जिस्ट करती थी उसने सारी पकड़ी है। अब रीडमी में क्या लिखा हुआ, मेन प्रोजेक्ट लाइसेंस नोटिस, जो फाइल उसमें पड़ी है सबको उसने रीड किया है और देखा कि उनको समराइज करके बताया वो क्या काम कर रही है, और उसके बाद उसने सारे जो पैकेजेस हैं उसमें यूज हुए हैं वो रीड करके बताए हैं मुझे गिटहब की रेपो से, उसकी समरी दी है जो उसकी रीडमी थी। कोडेक्स क्लाइंट इज अ लोकल कोडिंग एजेंट फ्रॉम ओपनएआई, तो जो उसमें सारी डॉक्यूमेंटेशन की उसने समरी लिख दी है मुझे फ्यू सेकंड्स में। अगर आप कोई ऐसी रेपोजिटरी को टफ है रीड करना उसको पढ़ना, तो आप एमसीपी के थ्रू उसको कॉल करके उसको समराइज कर सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। तो ये गिटहब का एमसीपी हमारे पास इस तरह हेल्प करता है हमारी। अब अगर नेक्स्ट देखें,
टेस्टिंग 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 नहीं यार ये माइक चलाना है। अच्छा अभी वो आ रहा है माइक चला देगा। हम टेक्निकली एमसीपीज पढ़ रहे हैं। एमसीपीज का मतलब ये है कि हमने टूल कॉलिंग का कंसेप्ट पढ़ा था। टूल कॉलिंग में क्या Configure file approval in the tool config with either a single policy, always or never. जिस तरह once है always है never है, यूजर से उसकी अप्रूवल लेनी है कि नहीं, और अब मैपिंग टूल नेम टू policies। अब ये कैसे काम करता है? हमने एमसीपी एजेंट से इंपोर्ट किया एमसीपी टूल अप्रूवल फंक्शन रिजल्ट और एमसीपी अप्रूवल रिजल्ट रिक्वेस्ट। तो अब ये इसका हमने फंक्शन है सिंपल, रिक्वेस्ट आएगी एमसीपी टूल अप्रूवल रिक्वेस्ट की, तो ये यूजर के पास जाएगी, यूजर को से पूछा जाएगा कि आप ये एमसीपी यूज करना चाहते हो। अगर ये एमसीपी सेंसिटिव डाटा यूज करता है तो यूजर पढ़ेगा उसका मैसेज के यूज करना चाहिए या नहीं। तो उसके बाद अगर वो यस कहेगा तो फिर वो चल जाएगा। लाइक इधर रिक्वेस्ट डॉट डाटा डॉट नेम इन सेव टूल्स। इधर कुछ टूल पड़े हुए हैं जो हम यूज कर सकते हैं। हम मतलब कि जो भी सेव टूल है हम उनको सेपरेट कर लेंगे, ये वाले सेव टूल है तो वो भी इसको दे देंगे कि अगर कोई टूल की रिक्वेस्ट आई है जो सेव टूल में पड़ा हुआ है तो फिर उसको कहो कि ये वाला एमसीपी कॉल कर दो। अगर वो सेव टूल में नहीं पड़ा तो फिर उसकी रिक्वेस्ट जाएगी यूजर के पास अप्रूव होने के लिए, यूजर उसे एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर इसको यूज करें सिंपल वही चीज है। आगे आ गया कनेक्टर बैकएंड होस्टिंग सर्वर्स, तो ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लाइक उसकी टाइप के एमसीपी, जब एजेंट को बताते हैं कि एमसीपी सर्वर, उसके बाद हम लिखते हैं कि होस्टेड एमसीपी टूल यूज करते हैं, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन बतानी है एमसीपी की कि हमने टाइप क्या है उसकी एमसीपी, उसका सर्वर लेबल क्या है, उसका क्या उसका कौन सा फंक्शन हमने यूज करना है अभी। लाइक गूगल कैलेंडर है ना, गूगल के तो काफी सारे फंक्शन है और गूगल कैलेंडर के अपने मल्टीपल फंक्शन है। अभी हम जो उसका सर्वर है वो गूगल कैलेंडर यूज करने जा रहे हैं गूगल का, और उसकी आईडी है और उसके बाद ऑथराइजेशन। तो इधर हम उसे उधर से उसकी एपीआई की लेंगे और वो इधर ला के ऐड करेंगे। अगर इसकी इधर एग्जांपल को देखें, इसका कोड भी बड़ा होगा, इसका कोड होगा इधर गिटहब पर, तो वो ढूंढ के उसको ट्राई करते हैं। वैसे उसे ए से भी पा सकते हैं, लेकिन उसने इधर दिया हुआ तो हम उसको पहले पढ़ते हैं और देखते हैं उस वाले कोड को। तो इधर कुछ एग्जांपल है, इन एग्जांपल को मान लो हम देखते हैं कि एग्जांपल कैसे एमसीपी यूज करती है। अब ये गूगल कैलेंडर को यूज कर रही है, तो इसमें पहले कोड को अंडरस्टैंड करें। तो ये तो सिंपल कुछ लाइब्रेरीज है, और बाकी जो एजेंट के लिए चाहिए हमें एजेंट है। अब हम होस्टिंग टूल यूज कर रहे हैं गूगल का, तो वो यूज करना है, और रनर एजेंट को रन करने के लिए, रन रिजल्ट उसके रिजल्ट के लिए, और रन रिजल्ट स्ट्रीमिंग, उसका जो रिजल्ट है उसकी स्ट्रीमिंग जैसे जैसे वो क्रिएट करे उसको कट किया जाए। अब हमने एक फंक्शन बनाया है, और उसके बाद अगर इसके फंक्शन को देखें
तो फंक्शन में हमने क्या किया, सिंपल एक एजेंट बनाया है और उससे गूगल का कैलेंडर यूज करने जा रहे हैं, तो उसकी गूगल कैलेंडर की एपीआई की लाइन लेनी है, हमने ऑथराइजेशन की एपीआई की भी लेनी है, वो लगाएंगे। बाकी एजेंट है उसकी इंस्ट्रक्शन है, बाकी टूल हम मल्टीपल बता सकते हैं उसके। तो इधर हम होस्टेड एमसीपी टूल यूज करने जा रहे हैं, तो जो हमने इधर से इंपोर्ट किया है, अगर खुद डिफाइन करते तो वो भी इधर लिख सकते थे। अब अगर हमें होस्टेड एमसीपी टूल यूज करना है तो कौन सा टूल यूज करना है, किस कंपनी का यूज करना है, तो वो हम टूल की कॉन्फ़िगरेशन में लिखते हैं। और उसके बाद अब सर्वर लेबल क्या है, गूगल कैलेंडर, उसकी आईडी लेनी है हमने, और ऑथराइजेशन और रिक्वायर अप्रूवल। रिक्वायर अप्रूवल मतलब कि यूजर से अप्रूवल लेनी है कि नहीं, अगर ये सेंसिटिव होस्टेड एमसीपी है कि नहीं। तो इसके बाद सिंपल ये चल रहा है। बाकी वो रिजल्ट में देख रहे हैं, अगर स्ट्रीमिंग है, यूजर स्ट्रीमिंग चाह रहा है तो वो इस तरह उसको आउटपुट देगा, अगर नहीं चाह रहा तो वो एल्स में चला देगा। और इसको भी कॉपी करें, अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए, इस एमसीपी को चलाने के लिए वो पहले कह रहा है, इसको अगर गौर से पढ़े तो वो कह रहा है इधर कि पहले ये वाला यूआरएल विजिट करो, फिर उधर जाके ये वाली चीज इनपुट करो, ये वाला यूआरएल, और उसके बाद क्या करना है, ग्रैब द एक्सेस टोकन स्टार्टिंग विद YA29। तो उस एपीआई का ये वाला फॉर्मेट है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस यूआरएल को विजिट करेंगे इस एमसीपी को यूज करने के लिए। अब इस यूआरएल पे चले गए, उसके बाद उसने क्या कहा है कि उसको पेस्ट करो, उसके इवेंट्स, और इधर क्या आ रहा है, अब ये मल्टीपल है ना, तो हमने कौन सा यूज करना है, इसको एंटर करते हैं, इधर कौन से काउंट से हमने उसको कैलेंडर को अटैच करना है, इसको बाद उसको एक्सेस देनी है उसको। और अब क्या करना है, एक्सचेंज ऑथराइजेशन कोड फॉर टोकन, इसको क्लिक करना है तो हमें इसका एक यूआरएल क्रिएट करके दे देगा। तो इसको हमें सिंपली ये देखिए एक्सेस टोकन इधर मिल रहा है YA29, तो इसको कॉपी पेस्ट करना है सिंपल, और जाके .env में पेस्ट कर देंगे। मेरा ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो मैं वो नहीं यूज कर, सिंपल आपने पेस्ट करके और उसको इस नेम के वेरिएबल में स्टोर करना है। उसके बाद उसको इधर गेट कर लेना है। हम कोई चीज गेट किस तरह करते हैं, कोई एपीआई की को गेट करना है .env से, एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंपोर्ट करते हैं और एक फ्रॉम .env, और उसके बाद इसको लोड कर लेना है। अब देखिए मैंने अपनी कोई एपीआई की नहीं दी ओपन एआई की, वो मैंने ग्लोबली सेट की है तो इसलिए नहीं दी, वो उसको यूज कर रहा है वहां से। पाइथन डॉट यार मैच ज्यादा खराब हो गया है। अच्छा चल जाए, अब उससे मैंने उसे क्यूरी क्या की है, जो क्यूरी किया यूआर हेल्पफुल असिस्टेंट, वो क्या काम क्या कर रहा है, वो यूआर हेल्पफुल असिस्टेंट दैट कैन हेल्प यूजर विद देयर कैलेंडर। तो उसके बाद मैंने उसे क्यूरी इधर लेबल की है, व्हाट इज माय स्कूल फॉर टुडे, और टुडे का मतलब है जो करंट टाइम है, और मेरा करंट टाइम ले रहा है। अगर उससे मैं पूछूं कि मेरा शेड्यूल इस नेक्स्ट वीक के लिए क्या है, तो अब मैं इससे कहता हूँ कि कोई ऐसा कोड लिखो जो मुझे बताए कि मेरा इस नेक्स्ट वीक 7 दिनों का शेड्यूल पूछे कैलेंडर से।
Please add a way to details for next 7 days. For next, please add a way to fetch details about my events for next week. अब वो कोड में कुछ सेटिंग करेगा तो वो कोड की नई एक लाइन ऐड करेगा जिससे वो नेक्स्ट वीक के लिए लागू करेगा। तो फिर पूछ लेते हैं मेरे अभी मेरे गूगल अकाउंट पे कोई इवेंट्स क्रिएट है कि नहीं, और उसके बाद क्रिएट करके देखते हैं क्या उसको फैच कर रहा है कि नहीं। ये तो डेट टाइम से डेट टाइम करंट टाइम पूछ रहा है, और उसके बाद कोई चीज आ रहा है थोड़ी बहुत को उसको रिमूव कर दिया, ऊपर रिमूव कर दिया। अब उसने क्या किया, डे 7 कर दिया, टुडे करंट टाइम प्लस नेक्स्ट 7 डे। अब उससे दोबारा अगर रिक्वेस्ट करें give it details of all my calendar events for date range the next week from today। अब से लेकर नेक्स्ट 7 दिनों तक मेरा जो टाइम है शेड्यूल है इवेंट्स का वो बताओ, अगर कोई हुए तो बता देगा। उसने क्या है कहा है, आई एम सॉरी बट आई वाज अनएबल टू ट्राई योर कैलेंडर इवेंट्स ड्यू टू टेम्परेरी एरर, कुड यू प्लीज ट्राई अगेन अ फ्यू इवेंट्स। इसको दोबारा ट्राई करते हैं। हमने जो मतलब अभी क्रिएट किया था उसको रिक्वेस्ट करते हैं दोबारा। तो दोबारा पूछते हैं ये वाला काम दीदी क्यों जा रहे हैं, लगता है मैच देखने का ज्यादा शौक है हमें। अब ये देखिए वो बता रहा है here are the details of your calendar events from February 15 to February 2022। अब ये मैंने कैलेंडर क्रिएट किया था गूगल कैलेंडर एमसीक्यू टेस्टिंग, उसकी टेस्टिंग के लिए। तो हम उसकी टाइम बताया 17 फरवरी है टाइम क्या उसका। अगर ये कोड क्रिएट करें गूगल कैलेंडर क्रिएट इवेंट क्रिएट करना है हमने, और एड टाइटल क्लास, और नेक्स्ट उसकी लोकेशन वगैरह कोई चीजें दे दी है तो वो देख के देखते हैं जब वो भी वो फैच करेगा नहीं। फैसलाबाद सिटी और एड गूगल एड गेस्ट, अगर वो गेस्ट भी ऐड करते हैं ये सारी चीजें देखते हैं वो ऐड करेगा नहीं करेगा। उसके बाद टाइम टाइम भी यही करते हैं हम, तो इसको 20 कर लेते हैं और टाइम 8 से 9 PM। अब ये सेव हो गया। अभी देखिए इस टाइम पे आके वो दोनों सेव है, तो दोबारा पूछते हैं क्या वो गाइड करता है इनको।
तो भी देख लेते हैं। जरा आप लोग क्या कर रहे हो पीछे बैठे, क्या कर रहे हो? अब ये देखिए 2 इवेंट थे, तुमने दोनों उसका नेम बता दी जो कराने क्रिएट किया हमने, उसकी डेट, उसका टाइम, उसकी लोकेशन, डिस्क्रिप्शन और सारा कुछ बता दिया उसने। अब ट्राई करते हैं कि क्या ये हमारे लिए इवेंट क्रिएट कर सकता है कि नहीं, ये भी ट्राई करके देखते हैं। तो फाइल को ओपन करते हैं। तो कलेक्टर डॉट पी वाई, done this calendar event create for me। अगर वो बराबर करता हुआ तो हम ट्राई करते हैं वो कैलेंडर इवेंट यहाँ से क्रिएट कर देंगे। अब हम जाके उसकी डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हैं क्या इस तरह का कोई टूल है जो क्रिएट करना अलाउ करता है कोडिंग के थ्रू। डार्क लेबल शो will create events with a natural label। तो उसने क्रिएट कर दी है। यस द गूगल कैलेंडर कनेक्टर कैन क्रिएट इवेंट्स, क्रिएशन इज नाउ सपोर्टेड। अब देखते हैं उसने कैसे किया है। यू कैन पास अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, द एजेंट विल यूज द कनेक्टर टू क्रिएट इट। अब उसने एग्जांपल के लिए किया स्ट्रीम स्टैंड अप टुमारो एट 9 AM। तो देखते हैं उसने किया भी है कि नहीं किया। तो इधर आके देखते हैं उसको ऑथराइजेशन पहले वो देख रहा है, फिर एजेंट को कॉल करते वक्त और इधर फिर कैलेंडर इवेंट फॉर मी क्रिएट इवेंट और यूज कैलेंडर टूल टू एडिट एंड कंफर्म व्हेन डन। तो कोई टूल देखते हैं उसको भी ऐड किया हुआ है। गो कैलेंडर लिस्ट इवेंट्स क्रिएट इवेंट और इधर उसने ऐड किया हुआ है क्रिएट इवेंट करके ना। तो अब देखते हैं वो ऐड करता है कि नहीं। वो कब से कर रहे हैं? टीम स्टैंड अप टुमारो एट आज 9 बजे करेगा वो। शिलांगी जल्दी क्लास और लर्निंग शेड्यूल। देखते हैं उसने क्या किया। अब वो पुराने वाले पे तैयार है, फाइल का लिंक तो सेव है। तो उससे पूछते हैं मैं अभी भी ये क्यों गेट कर रहा हूँ। जी वो उसने खुद ही करना था ना। तो एक टूल कैलेंडर एमसीक्यू टेस्टिंग है, एक लर्निंग यूनिटी क्लास है और इवन लर्निंग यूनिटी क्लास वो बार बार रिपीट किए जा रहे हैं।
as I ask you to for me what is repeating all events in console output. Why so good? अब उसे कहते हैं कि ये इस तरह क्यों आ रहा है, बार बार रिपीट किया जा रहा है ना, तीन तीन चार चार बार, और एक इवेंट भी मेरे लिए क्रिएट करो। अगर वो करेगा लेकिन उस कोड को भी समझने वाले हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, Agent is either calling the list events multiple times or putting the same list, और वो इंस्ट्रक्शन कुछ चेक कर रहे हैं। वो 3 बार चल रहा था। Summary of what was wrong and what was true. Why use all bits? अब लिस्ट कोड में the agent was calling the list events tool multiple times, so same two events appeared again and again. अब दोबारा पूछते हैं कि क्या करते हैं। अब उसने उसको फिक्स किया हुआ है, तो मॉडल स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन लिस्ट मोड नो क्लियर। अब उसने उसको ऐड नहीं किया हुआ, तो इसके बाद देखते हैं do not repeat event not call list as true more than create one new event only calling calendar tools once to create it. Do not restore page listing events not repeat. Now change this code, create new event for me, not show me already created events. दोबारा चलाते हैं, काम करता है कि नहीं। Create random event look single Friday है, और देखिए क्रिएटिंग रैंडम इवेंट, उसने रैंडम इवेंट क्रिएट कर दिया क्यूब सी ऑन फ्राइडे 8 बजे और ऑन फ्राइडे 16, बट क्रिएट फ्रॉम नाउ टू, बट क्रिएट आफ्टर 2 days फ्रॉम नाउ। उसे कहते हैं कि अब से लेके अब का जो टाइम है उससे 2 दिन बाद एक इवेंट क्रिएट कर दो। तो फिक्स किया तो नहीं किया, तो दोबारा देखते हैं।
अभी भी वो हमें शो नहीं करवा रहा। इसे खुद ही टेस्ट करो, डिबग करो एंड गिव मी finalized code to create event one। समझ आ रही है कि नहीं कुछ? अब ऐसे जनरेट करवा रहा हूँ तो इतनी समझ आ रही है हमें। बाकी कुछ चीजें इसकी एमसीपी की डिस्कस करने वाली रहती है, तो वो भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए बहुत है। सर क्या सर